बच्चों, हम कक्षा 11 की हिंदी पढ़ रहे हैं। हमारी जो पाठ्य पुस्तक है उसका नाम है अभिव्यक्ति और माध्यम, जो हिंदी अनिवार्य और हिंदी साहित्य दोनों के अंतर्गत आता है। हमारी इकाई है जनसंचार माध्यम और लेखन। इसके अंतर्गत हम जनसंचार माध्यम के बारे में पढ़ रहे हैं। बच्चों, हम जनसंचार और संचार को जान चुके हैं। इसके अलावा जनसंचार माध्यम में हम समाचार पत्र और रेडियो के बारे में जान चुके हैं। आज हम जनसंचार के और आगे के जो माध्यम है उनके बारे में जानेंगे, जैसे टेलीविज़न है और इसके अलावा सिनेमा है। तो सर्वप्रथम हम जानते हैं टेलीविज़न के बारे में। टेलीविज़न क्या है? टेलीविज़न से आप सभी परिचित हैं। टेलीविज़न जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और ताकतवर माध्यम बन गया है। आज टेलीविज़न है वो जनसंचार का जनसंचार यानी जनता में किसी भी सूचना को पहुंचाने वाला सबसे लोकप्रिय और ताकतवर माध्यम है। प्रिंट मीडिया के शब्द और रेडियो की ध्वनियों के साथ जब टेलीविज़न के दृश्य मिल जाते हैं तो सूचना की विश्वसनीयता कई गुना बढ़ जाती है। देखो, प्रिंट मीडिया के शब्द यानी समाचार पत्र, पत्रिकाएं जिनमें छपे हुए शब्द जिनको हम पढ़ते हैं। रेडियो की ध्वनि, रेडियो में हम केवल श्रव्य कर सकते हैं यानी सुन सकते हैं। और जब इन दोनों के साथ जब टेलीविज़न के दृश्य मिल जाते हैं यानी कि जो पिक्चर, जो सीन हमको देखने को मिल जाता है, उससे सूचना की विश्वसनीयता कई गुना बढ़ जाती है। मान लो कहीं कोई हमको एक अखबार में खबर छपी कि ये वाला काम यहाँ इसी दिन ये घटना हुई, और हमने क्या किया, अखबार के माध्यम से उसको पढ़ा, रेडियो के माध्यम से हमने उसको सुना। लेकिन जब हमने उसका पूरा चित्र यानी उसका पूरा वीडियो टेलीविज़न में देखा तो हमें उस सूचना की विश्वसनीयता और कई गुना हमारे उसमें बढ़ गई। पश्चिमी देशों में रेडियो के विकास के साथ साथ ही टेलीविज़न पर भी प्रयोग होने शुरू हो गए थे। जब रेडियो का विकास हुआ, जब रेडियो अपनी उन्नति के पथ पर चल रहा था, उन्हीं दिनों पश्चिमी देशों में टेलीविज़न का विकास होना भी शुरू हो गया था। सन 1927 में बेल टेलीफोन लैबोरेटरीज ने न्यूयॉर्क और वाशिंगटन के बीच प्रायोगिक टेलीविज़न कार्यक्रम का प्रसारण किया। 1936 तक बीबीसी ने भी अपनी टेलीविज़न सेवा शुरू कर दी। देखो, ग्राहम बेल थे जिन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था, तो उन्हीं की ही एक टेलीफोन लैबोरेटरी थी। उसने 1927 में न्यूयॉर्क और वाशिंगटन के बीच प्रायोगिक टेलीविज़न कार्यक्रम का प्रसारण किया, यानी प्रयोग के तौर पे कुछ टेलीविज़न कार्यक्रम का प्रसारण किया। और 1936 तक बीबीसी, जो कि एक प्रमुख पश्चिमी देशों का मुख्य चैनल है, इसने अपनी टेलीविज़न पर तब तक सेवा भी शुरू कर दी थी। यानी बीबीसी की जो दी हुई न्यूज़ वगैरह होती है, जो भी समाचार होते हैं, वो एकदम प्रामाणिक माने जाते हैं। भारत में टेलीविज़न की शुरुआत यूनेस्को की एक शैक्षिक परियोजना के तहत 15 सितंबर 1959 को हुई, और इसका मकसद टेलीविज़न के जरिए शिक्षा और सामुदायिक विकास को प्रोत्साहित करना था। भारत में टेलीविज़न की शुरुआत किसके सहयोग से हुई? यूनेस्को की एक शैक्षिक परियोजना के तहत 15 सितंबर 1959 को हुई। और इसका मकसद क्या था? हमारे यहाँ टेलीविज़न की शुरुआत करने का मकसद सूचना यानी जनसंचार का साधन नहीं था। इतना ज़्यादा टेलीविज़न सूचनाएं पहुँचाए या समाचार पहुँचाए या मनोरंजन पहुँचाए, ये नहीं था। हमारा मेन जो कारण था, मकसद था, वो था शिक्षा और सामुदायिक विकास को प्रोत्साहित करना। इसके तहत दिल्ली के आसपास के गांवों में 2 टीवी सेट लगाए गए, जिन्हें 200 लोगों ने देखा, और यह हफ्ते में 2 बार 1-1 घंटे के लिए दिखाया जाता था। यानी शिक्षा के लिए और सामुदायिक विकास, यानी सबका एक साथ विकास हो, इसके लिए टेलीविज़न भारत में चालू किया गया। और इसके साथ सबसे पहले दिल्ली के आसपास के गाँवों में 2 टीवी सेट लगाए गए, और जिन पर 200 लोग इसको देखते थे, और यह हफ्ते में 2 बार 1-1 घंटे के लिए दिखाया जाता था। लेकिन सन 1965 में स्वतंत्रता दिवस से ही भारत में विधिवत टीवी सेवा का आरंभ हुआ। भारत में वैसे तो टीवी 1959 में शुरू हो गई, लेकिन विधिवत जो टीवी सेवा का आरंभ हुआ वो 1965 में हुआ। तब रोज़ 1 घंटे के लिए टीवी कार्यक्रम दिखाया जाने लगा। यानी पहले क्या था बच्चों, टीवी जैसे मॉर्निंग में, ये तो बहुत बाद की बात बता रही हूँ, तब भी टीवी सुबह 9 बजे तक चलता था, फिर उसके बाद शायद दोपहर में 12 बजे से और 3 बजे तक चलता था, फिर शाम को 6 बजे से लेकर के रात 10 बजे तक चलता था। उससे पहले क्या था, पूरे दिन में टीवी केवल 1 घंटे के लिए ही चलता था, यानी प्रसारण जो होता था वो 1 घंटे के लिए ही होता था। 1975 तक दिल्ली, मुंबई, श्रीनगर, अमृतसर, कोलकाता, मद्रास और लखनऊ में भी टीवी सेंटर खुल गए। ये सारे टीवी सेंटर किसके अधीन थे? सब गवर्नमेंट ने खोले थे, यानी सब केंद्र सरकार के अधीन थे। लेकिन सन 1976 तक टीवी सेवा आकाशवाणी का हिस्सा थी। 1976 तक टीवी सेवा यानी दूरदर्शन नाम का कोई एक ऑफिस बना हुआ नहीं था। जितनी भी टीवी चैनल चल रहे थे, यानी जो सरकार जो चैनल चला रही थी टीवी का, वो किसके अधीन था? आकाशवाणी का एक हिस्सा थी। क्या थी? जो आकाशवाणी रेडियो का संचालन करती थी, वही आकाशवाणी दूरदर्शन शब्द तो था ही नहीं, टीवी का संचालन करती थी। 1 अप्रैल 1976
1976 से इसे अलग कर दिया गया आकाशवाणी से और इसे दूरदर्शन नाम दिया गया। दूरदर्शन मतलब दूर से होने वाले दर्शन, दूर के दर्शन हमें नज़दीक होते थे भाई, बहुत दूर की चीज़ें हमें टेलीविज़न पर नज़दीकी से दिखाई देती थी। तो पहले तो क्या था, ये आकाशवाणी के साथ टीवी चल रहा था, लेकिन 1 अप्रैल 1976 से इसे अलग कर दिया गया और इसे दूरदर्शन नाम दिया गया और 1984 में इसकी रजत जयंती मनाई गई। क्या मनाई गई? 1984 में इसकी रजत जयंती मनाई गई, जिसको हम सिल्वर जुबली कहते हैं अंग्रेजी में। स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को दूरदर्शन की ताकत का एहसास था, यानी जो हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, तत्कालीन प्रधानमंत्री, उन्हें पता था कि दूरदर्शन की क्या ताकत है और दूरदर्शन से हम क्या क्या सीख ले सकते हैं। वह देश भर में टेलीविज़न केंद्रों का जाल बिछाना चाहती थी। सन 1980 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रोफेसर पीसी जोशी की अध्यक्षता में दूरदर्शन के कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार के लिए एक समिति गठित की। यानी इसका श्रेय किसको जाता है? दूरदर्शन की गुणवत्ता में सुधार का हमारी जो स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को जाता है, क्योंकि उन्हें पता था दूरदर्शन है जो शिक्षा के क्षेत्र में, समाचार के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में और देश के विकास के क्षेत्र में बहुत प्रगति करेगा। इसलिए उन्होंने देश भर में टेलीविज़न केंद्रों का जाल बिछाना चाहती थी वो, और 1980 में ही इंदिरा गांधी ने प्रोफेसर पीसी जोशी की अध्यक्षता में, यानी पीसी जोशी इस कमेटी के अध्यक्ष थे, उनसे दूरदर्शन के कार्यक्रमों में गुणवत्ता में सुधार के लिए एक समिति गठित की। जोशी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि हमारे जैसे समाज में जहाँ पुराने मूल्य टूट रहे हैं और नए न बन रहे हो, वहाँ दूरदर्शन बड़ी भूमिका निभाते हुए जनतंत्र को मजबूत बना सकता है। अब पीसी जोशी ने क्या लिखा अपनी रिपोर्ट में कि हमारे समाज में जब पुराने मूल्य तो टूट रहे हैं, हमारी संस्कृति तो खत्म हो रही है और नए नहीं बन रहे हैं, नए मूल्य बन नहीं रहे हैं, यानी सब चीज़, एकता, अखंडता सब समाप्त होती जा रही थी, संस्कृति समाप्त होती जा रही थी और नया कल्चर कुछ आ नहीं रहा था, क्योंकि पश्चिमी देशों की ज़्यादा खबरें आती नहीं थी और मतलब हम अपने आप में एक सिमट करके रह गए थे, सबका दायरा एक छोटा सा दायरा बन गया था। तो वहाँ दूरदर्शन एक बड़ी भूमिका निभा सकता है, वहाँ दूरदर्शन बड़ी भूमिका निभाते हुए जनतंत्र को मजबूत बनाए रख सकता है, यानी लोकतंत्र को, लोगों की एकता और अखंडता को बनाए रख सकता है। समिति के मुताबिक जनसंचार माध्यम के बतौर भारत में दूरदर्शन के निम्नलिखित उद्देश्य होने चाहिए। यानी कि पीसी जोशी की जो अध्यक्षता में समिति बनी, उसने दूरदर्शन के जो उद्देश्य थे, भाई हम दूरदर्शन को चालू करें, टेलीविज़न को जनता के सामने लाएं, तो उसके क्या क्या उद्देश्य हो। सबसे पहला हो सामाजिक परिवर्तन, सबसे पहला उद्देश्य हो सामाजिक परिवर्तन हो, राष्ट्रीय एकता बने, वैज्ञानिक चेतना का विकास हो, परिवार कल्याण के कार्यक्रम को प्रोत्साहन मिले और कृषि को विकास हो। आप देखो पहले दूरदर्शन पे, आज भी शायद दूरदर्शन पे ये प्रोग्राम आता है कृषि दर्शन करके, जिसमें कृषि की उन्नति किस प्रकार की जा सकती है, ये सारी चीज़ें इसमें बताई जाती है। परिवार कल्याण से संबंधित मनोरंजक सीरियल दिखाए जाते हैं, वैज्ञानिक चेतना का विकास किया जाता है, भी बताया जाता है, कई तरीके के विज्ञान के प्रयोग दिखाए जाते हैं, राष्ट्रीय एकता, सामाजिक परिवर्तन, ये सारे उद्देश्य और इसके अलावा और भी बहुत से उद्देश्य थे दूरदर्शन के लिए। पर्यावरण का संरक्षण किस प्रकार किया जा सकता है, सामाजिक विकास किस प्रकार किया जाता है, खेल संस्कृति का विकास किस प्रकार किया जा सकता है और सांस्कृतिक धरोहर को किस तरह प्रोत्साहित किया जा सकता है। ये सारे कार्यक्रम क्या थे? दूरदर्शन, मतलब ये सारे कार्यक्रम जो थे वो दूरदर्शन को प्रोत्साहित करने के लिए थे। मतलब इन सारे कार्यक्रमों के जरिए हम क्या करते, दूरदर्शन पर कार्यक्रम दिखाते ताकि जनता को प्रोत्साहन प्राप्त हो और जनता इनको देख करके अपने देश का विकास कर सके। दूरदर्शन ने देश की सूचना, शिक्षा और मनोरंजन की जरूरतों को पूरा करने की दिशा में उल्लेखनीय सेवा की। बिल्कुल सही है बच्चों, सूचना, शिक्षा और मनोरंजन, इन तीनों की जरूरतों को पूरा करने की दिशा में दूरदर्शन ने बहुत उल्लेखनीय सेवा की है। बहुत अच्छा, आप देखो पहले, अब हमारे पास इंटरनेट वगैरह ये अब आए, इससे पहले क्या था, टीवी एक ऐसा माध्यम था, टेलीविज़न, जिसपे सीरियल देखते थे लोग। आपने हमारी संस्कृति से जोड़ने की जो शुरुआत की वो भी किसने की? टेलीविज़न ने की। टेलीविज़न पर पहले एक धारावाहिक आया करता था रामायण। सुना जाता है कि जब रामायण आता था तो लोग सब अपने अपने घरों में बंद हो जाते थे और हमारी संस्कृति से भी परिचित होते थे। किससे परिचित होते थे? रामायण, महाभारत जैसे सीरियल, हमारे पुराने सांस्कृतिक सीरियल, ऐतिहासिक सीरियल, और जो मतलब जितनी भी पुरानी बातें थी या नई बातें हैं या जो वर्तमान में चल रहा है, वो सब कुछ हम दूरदर्शन के माध्यम से सीख सकते हैं। लेकिन लंबे समय तक सरकारी नियंत्रण में रहने के कारण इसमें ताजगी का अभाव खटकने लगा। जिस प्रकार आकाशवाणी थी, आकाशवाणी भी मीडिया था, रेडियो जो बजता था वो भी एक तरीके से मीडिया था, वो भी सरकार के नियंत्रण में रहने से क्या था, उसमें भी जड़ता आ गई थी। उसी प्रकार सरकारी नियंत्रण में रहने के कारण दूरदर्शन में ताजगी का अभाव खटकने लगा। बच्चों, ये जो जनसंचार के साधन होते हैं, यदि किसी से बंध जाए, किसी एक संस्था से बंध जाते हैं या सरकार के नियंत्रण में आ जाते हैं, तो सरकार जो कर रही है ये उसी को बार बार दिखाते हैं। यानी सरकार ये चाहेगी कि हम जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, हमारे बुरे कार्य को भी अच्छा करके दिखाएं। तो यहाँ क्या एक जड़ता का सा अभाव आने लगता है। तो जब दूरदर्शन
दूरदर्शन सरकारी नियंत्रण में था तो इसमें ताजगी का भाव जो खटकने लगा और पत्रकारिता के निष्पक्ष माध्यम के तौर पर यह अपनी जगह नहीं बना पाया। क्यों नहीं बना पाया? क्योंकि ये सरकारी नियंत्रण में था। जितने भी सरकारी विभाग है सरकारी नियंत्रण में रहेंगे और सरकार का गुणगान करेंगे, इसलिए ये अपनी निष्पक्षता नहीं बनाने के कारण अलबत्ता मनोरंजन के एक लोकप्रिय माध्यम के तौर पर इसने अपनी एक खास जगह बना ली। यानी कि दूरदर्शन जो था वो मनोरंजन के लिए तो उसने लोकप्रिय माध्यम के तौर पर एक अपनी अच्छी जगह बना ली। भाई दूरदर्शन से अच्छे मनोरंजन हो रहे हैं तो लोग टेलीविज़न देख रहे थे, लेकिन न्यूज़ जो थी, समाचार जो था, जो कि सूचना जो थी वो क्या थी, वो सब सरकार के पक्ष से आ रही थी। और जो दूरदर्शन था वो अपने आप में एक ताजगी का अनुभव नहीं कर पा रहा, नया कुछ नहीं दिखा पा रहा था, निष्पक्षता खत्म हो रही थी सरकारी नियंत्रण में। इसलिए क्या हुआ, सन 1991 में खाड़ी युद्ध के दौरान दुनिया भर के लोगों ने केवल टीवी के जरिए युद्ध का सीधा प्रसारण देखा। देखो बच्चों, सन 1991 में इराक ईरान खाड़ी युद्ध हुआ था जिसमें अमेरिका के सैनिक भी लड़े थे। तो उस दौरान दुनिया के लोगों ने टीवी के जरिए युद्ध में सीधा प्रसारण देखा था। पहले क्या था, दूरदर्शन पे केवल एक चैनल आता था न्यूज़ का, दूरदर्शन का ही, केवल दूरदर्शन ही के जो कैंडिडेट हुआ करते थे समाचार वाचक उस पर समाचार बोलते थे और समाचार सुना देते थे। लेकिन मनोरंजन से संबंधित बहुत सारी खबरें, बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाती थी, तो लोग मनोरंजन का साधन समझते थे इसको, किसको, टेलीविज़न को। लेकिन ये नहीं जाना कि टेलीविज़न है जो जनसंचार का बहुत अच्छा साधन है, समाचारों का बहुत अच्छा साधन है। मतलब हमको जो सूचनाएं हैं, जो उन सब सूचनाओं जो एकत्रित होकर आ सकती है वो दूरदर्शन के माध्यम से हम बहुत अच्छी तरह जान सकते हैं। लेकिन सन जब 1991 में खाड़ी का युद्ध हुआ, इराक ईरान खाड़ी का युद्ध हुआ, तो लोगों ने, दुनिया भर के लोगों ने टीवी के जरिए उस युद्ध को किस पे देखा, टीवी पर देखा। और ये एक अलग तरीके का अनुभव था। बाद में यह भी कहा गया कि यह युद्ध जितना अमेरिकी सेनाओं ने लड़ा उतना ही CNN केबल न्यूज़ नेटवर्क नाम के एक टीवी चैनल ने भी लड़ा। आज भी आप देख रहे हो रूस यूक्रेन युद्ध में, देखो कितने सारे टीवी चैनल्स के संवाददाता जो वहाँ हैं, रिपोर्टर्स हैं, वहाँ घूम रहे हैं अपनी जान जोखिम में डाल करके। उसी प्रकार जब ये खाड़ी का युद्ध हुआ था तो मतलब अमेरिका की सेना एक खाड़ी युद्ध लड़ रही थी, उतना ही CNN एक मतलब कोई चैनल होगा, उसके केबल न्यूज़ नेटवर्क के नाम के टीवी चैनल ने लड़ा। यानी इस टीवी चैनल ने इस युद्ध को बहुत अच्छे से और बहुत सामने से दिखाया था। इसके बाद भारत में भी टीवी की दुनिया में निजी चैनलों की शुरुआत हुई। अब जब ये पहला निजी चैनल था, कौन सा वाला, CNN केबल, और इसने पूरा युद्ध दिखाया किस प्रकार युद्ध हो रहा है। तो इसके बाद भारत में भी क्या हुआ था, टीवी चैनल की दुनिया में निजी चैनलों की शुरुआत हो गई, विदेशी चैनलों के प्रसारण की अनुमति भी दे दी गई। इसके साथ ही भारत में CNN, BBC जैसे चैनल दिखाए जाने लगे। यानी भारत में भी ये चैनल थे जो CNN और BBC पहले भारत में नहीं दिखाए जाते थे। भारत में केवल एक दूरदर्शन था जो सरकार के नियंत्रण में था। फिर धीरे धीरे भारत में भी निजी चैनल चलने लगे और इन निजी चैनलों के अलावा विदेशी चैनलों को भी हमारे यहाँ भारत में अनुमति दी गई, जैसे CNN और BBC। जल्दी स्टार टीवी जैसे चैनलों ने अपने भारत केंद्रित समाचार चैनल भी प्रारंभ कर दिए और हमारे ही यहाँ भारत में स्टार टीवी जैसे चैनल थे, उन्होंने भारत केंद्रित समाचार जो केवल हमारे देश से संबंधित समाचार थे वो अपने चैनल पर दिखाने शुरू कर दिए। आज आपको पता है हमारे जो टीवी पर कितने तरह के 200 के आसपास चैनल आते हैं। इसके अलावा डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफी जैसे शैक्षिक और मनोरंजक चैनलों के साथ ही FTV, MTV व VTV जैसे विशुद्ध पश्चिमी किस्म के चैनल भी दिखने लगे। आपने देखा है डिस्कवरी चैनल हमारे यहाँ आता है, नेशनल ज्योग्राफी चैनल हमारे यहाँ आता है। इनके जैसे शैक्षणिक और मनोरंजक चैनलों के साथ FTV, MTV, VTV जैसे विशुद्ध पश्चिमी किस्म के चैनल भी दिखाने लगे। आजकल जैसे जियो का है, रिलायंस का है, टाटा स्काई का, ये सारे चैनल दिखाते हैं। ये एक तरीके की कंपनियां हैं, इन कंपनियों ने इन चैनल्स को अपने हक में लेकर के और ये सारी कंपनियां ये सारे चैनल दिखाती है। यानी आपको कितने चैनल का पैकेज चाहिए वो सब ये कंपनियां प्रोवाइड कराती है। कुछ लोगों ने इस देश पर सांस्कृतिक हमला भी कहा और इन चैनलों का विरोध किया। कुछ लोगों ने कहा कि ये जो विदेशी चैनल है यदि हमारी टीवी पर दिखाए जाएंगे तो हमारी संस्कृति समाप्त होगी, लोग हमारी संस्कृति की चीज़ें क्यों देखेंगे जब पश्चिमी संस्कृति आ जाएगी। इसे देश पर सांस्कृतिक हमला भी कहा गया और इन चैनलों का, जो पश्चिमी चैनल थे, BBC जैसे चैनल थे, इनका क्या किया गया, विरोध भी किया गया। लेकिन टेलीविज़न का असली विस्तार तब हुआ जब भारत में निजी चैनलों की बाढ़ आने लगी और अक्टूबर 1993 में GTV और स्टार टीवी के बीच अनुबंध हुआ। अब भारत में टेलीविज़न का असली विस्तार कब हुआ, पहले लोग केवल दूरदर्शन देखते थे और इसके लिए शायद कोई पैकेज लेते थे, कुछ समय का मतलब कि वायरिंग करवाते थे और मतलब ये चैनल चलाए जाते थे, भाई ये चैनल इतने महीनों के लिए इतने पैसों में चलेंगे। तो लेकिन टेलीविज़न का असली विस्तार कब हुआ, जब भारत में निजी चैनलों की बाढ़ आ गई। अक्टूबर 1993 में GTV और स्टार टीवी
कौन कौन से जी टीवी, स्टार टीवी आज भी हमारे टेलीविज़न पे आते हैं। ये चैनल आप लोग बहुत ही मतलब इन दोनों चैनल्स को बहुत पसंद करते हैं। इन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट हुआ यानी अनुबंध हुआ और उसके बाद समाचार के क्षेत्र में भी जी न्यूज़ और स्टार न्यूज़ नामक 2 चैनल आए। सबसे पहले दूरदर्शन के बाद कौन कौन से न्यूज़ के चैनल आए? स्टार न्यूज़ और जी न्यूज़। और सन 2002 में आज तक के स्वतंत्र चैनल के रूप में आने के बाद तो जैसे समाचार चैनलों की बाढ़ ही आ गई। आज तक को आप सभी देखते हो। आज तक आज का सबसे फेमस चैनल है, जबकि पुराने चैनल है जो जी न्यूज़ और स्टार न्यूज़ है, लेकिन जो मतलब आज का जो सबसे फेमस चैनल है वो है आज तक। इसके अलावा इंडिया टीवी है, एनडी टीवी है, जी न्यूज़ है, जी राजस्थान है। मतलब अब ये तो हर स्टेट के अपने अपने चैनल हो गए बहुत सारे। अब तो चैनलों की कहीं कोई कमी नहीं है। जहाँ पहले हमारे सार्वजनिक प्रसारक दूरदर्शन का उद्देश्य क्या था? राष्ट्र निर्माण और सामाजिक उन्नयन था। वहीं इन निजी चैनलों का मकसद व्यावसायिक लाभ कमाना रह गया। देखो पहले जब हम दूरदर्शन पर जब हम चीज़ देखते थे, हमने किस लिए दूरदर्शन चालू किया था? अपना सांस्कृतिक और सामाजिक विकास करना, वैज्ञानिक चेतना का विकास करना, कृषि का विकास करना, पर्यावरण का विकास करना, रोजगारोन्मुखी विकास करना। हमने इन सब के लिए राष्ट्र का निर्माण करना, राष्ट्र की एकता अखंडता को बनाए रखना, सामुदायिक विकास करना, इनके लिए दूरदर्शन चैनल इंदिरा गांधी ने शुरू करवाए थे। तो जहाँ पहले हमारा उद्देश्य क्या था? सार्वजनिक प्रसारक दूरदर्शन का मुख्य उद्देश्य राष्ट्र का निर्माण करना और सामाजिक उन्नयन था। वहीं जैसे ही निजी चैनलों की बाढ़ आई तो इनका मकसद क्या रह गया? केवल पैसा कमाना। क्या रह गया? केवल पैसा कमाना। आज न्यूज़ चैनल देखते हो, न्यूज़ चैनल भी इस तरीके से जैसे कोई सीरियल्स में कुछ हो रहा हो, इस तरीके के न्यूज़ चैनल आ रहे हैं। तरह तरीके की भूमिकाएं बांध बांध करके जो समाचार होते हैं उनको सुनाए जाते हैं। इससे जहां टेलीविज़न समाचार को निष्पक्षता की पहचान मिली, उसमें ताजगी आई और वह पेशेवर हुआ। अब क्या हुआ? जब ये क्या हो गया? निजी चैनलों का मकसद केवल व्यावसायिक लाभ कमाना रह गया। इनका काम क्या था? हमको पैसा कमाना है और निष्पक्ष न्यूज़ देनी है। क्या देनी है? निष्पक्ष न्यूज़ देनी है, क्योंकि सरकार के पक्ष में नहीं थे और सरकार के विपक्ष में भी नहीं थे। इन्हें तो जनता को बिल्कुल निष्पक्ष न्यूज़ पहुंचानी थी। इससे क्या हुआ? टेलीविज़न समाचार को निष्पक्षता की पहचान मिली, उसमें ताजगी आई और वह पेशेवर हुआ। पेशेवर यानी व्यावसायिक तो हुआ, लेकिन उसमें ताजगी और निष्पक्षता भी आ गई। वहीं एक अंधी होड़ के कारण अनेक बार पत्रकारिता के मूल्य और उसकी नैतिकता का भी हनन हुआ। जहां निजी चैनलों के आने से समाचार को निष्पक्षता और ताजगी मिली, वहीं और साथ ही पेशेवर भी हुआ, लोगों को रोजगार भी मिला। लेकिन वहीं अंधी होड़ करने के कारण क्या हुआ? अनेक बार पत्रकारिता के जो मूल्य होते हैं, पत्रकारिता जिन मूल्यों के ऊपर चलती है, उसकी नैतिकता का भी हनन हुआ, यानी उसकी नैतिकता भी कई बार समाप्त हो गई। इसके बावजूद आज पूरे भारत में 200 से अधिक चैनल प्रसारित हो रहे हैं और रोज नए नए चैनलों की बाढ़ भी आ रही है। आप अपने टीवी पर देखते हो कितने सारे चैनल है, कितनी सारी फिल्मों के चैनल है, इंग्लिश फिल्मों के चैनल है, न्यूज़ चैनल है, इसके अलावा मनोरंजक की जो धारावाहिक जो चलते हैं उसके चैनल है। तो यानी हमारे यहाँ आज भारत में दूरदर्शन के ऊपर, जिसको हम दूरदर्शन भी नहीं कह सकते हैं अब तो, क्योंकि दूरदर्शन तो केवल एक सरकारी महकमा सा बन के रह गया है। इसके अलावा जितने भी चैनल हैं उन सब चैनलों पर हर तरह के मनोरंजन और समाचारों से संबंधित बाढ़ सी आ रही है। इसके बाद आता है बच्चों सिनेमा। हम रेडियो पढ़ चुके, समाचार पत्र पढ़ चुके और क्या पढ़ चुके? टेलीविज़न को यानी दूरदर्शन को हम पढ़ चुके हैं जनसंचार के साधन के रूप में। अब हम पढ़ेंगे सिनेमा। देखो, जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली माध्यम है सिनेमा। जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और प्रभावी माध्यम कौन सा है? सिनेमा। हालांकि ये जनसंचार के अन्य माध्यमों की तरह सीधे तौर पर सूचना देने का काम नहीं करता। सिनेमा है जो हमारे घर तक नहीं पहुंचता है, हमारे घर में नहीं होता है। ये क्या करता है? ये अन्य माध्यमों की तरह सीधे तौर पर सूचना देने का काम नहीं करता। ये कोई समाचार नहीं सुनाता है कि कहाँ कौन सी घटना हुई, क्या हुआ, लेकिन ये हमें संदेश देने का कार्य करता है। क्या करता है? संदेश देने का। इसके माध्यम से हम कुछ नई चीज़ सीख सकते हैं, लेकिन परोक्ष रूप में सूचना, ज्ञान और संदेश देने का ये काम करता है। सिनेमा क्या करता है? परोक्ष रूप से, यानी कि हमें ज्ञान देता है, हमें सूचना देता है, साथ ही हमें कुछ ना कुछ अच्छा कार्य करने का संदेश देता है। सिनेमा को मनोरंजन के एक सशक्त माध्यम के तौर पर देखा जा सकता है। सिनेमा देखने जाते हो आप, हॉल में 3 घंटे टिकट खरीदते हो पैसे से और 3 घंटे उस फिल्म को देखने जाते हो जिसके ऊपर कई अभिनेता अभिनेत्रियों ने उसके ऊपर अभिनय किया है, यानी हमें वो कुछ संदेश देना चाहते हैं अपने अभिनय के माध्यम से। सिनेमा के आविष्कारक का श्रेय थॉमस अल्वा एडिसन को जाता है। किसको जाता है? सिनेमा का आविष्कार किसने किया था? थॉमस अल्वा एडिसन को। और ये एक 1883 में मिनेटस्कोप की खोज के साथ ही जुड़ा हुआ था। बच्चों, जब पहले कैमरे वगैरह कहाँ हुआ करते थे, आजकल तो बहुत ही मतलब विकसित कैमरे हैं हमारे पास। और पहले क्या था? एक मिनेटस्कोप की खोज के साथ ही एक फिल्म बनाई गई थी और उसका श्रेय दिया गया
श्रे थॉमस अल्वा एडिसन को। और 1894 में फ्रांस में पहली फिल्म बनी द अराइवल ऑफ ट्रेन, यानी कि हमारे विश्व की जो पहली फिल्म थी वो सन 1894 में फ्रांस में बनी, द अराइवल ऑफ ट्रेन। सिनेमा की तकनीक में तेजी से विकास हुआ और जल्द ही यूरोप और अमेरिका में कई अच्छी फिल्में बनने लगी, यानी अच्छे अच्छे कैमरों की अच्छी क्वालिटी आने लगी और इसकी टेक्निक थी, तकनीक में तेजी से विकास हुआ और जल्दी ही यूरोप और अमेरिका में अच्छी अच्छी फिल्में बनने लगी। भारत में पहली मूक फिल्म बनाने का श्रेय दादा साहब फाल्के को जाता है। हम मूक यानी कि गूंगी फिल्म जिसमें कोई आवाज़ ना हो, उसको पहली फिल्म बनाने का श्रेय किसको जाता है? दादा साहब फाल्के को जाता है। और यह फिल्म थी 1913 में बनी राजा हरिश्चंद्र। देखो पुरानी फिल्मों के कुछ चित्र हैं बच्चों, ये सारी ब्लैक एंड वाइट फिल्में हैं। क्या है? ब्लैक एंड वाइट फिल्में। और वैसे जैसे पहले आम आदमी रहा करते थे ना, उसी तरीके से आते थे। उससे पहले तो क्या था, जो अभिनेत्रियां होती थी उनके जो रोल थे वो भी क्या करते थे, पुरुष निभाया करते थे। लेकिन धीरे, क्योंकि पहले फिल्मों में आना अच्छा नहीं माना जाता था, लेकिन धीरे धीरे महिलाएं भी इस क्षेत्र में आगे आने लगी। तो हमारे यहाँ पहली मूक फिल्म बनाने का श्रेय दादा साहब फाल्के को जाता है और यह फिल्म 1993 में बनी राजा हरिश्चंद्र। इसके बाद 2 दशकों में, यानी 2 दशक तक, यानी 20 साल तक कई और मूक फिल्में बनी और इनके कथानक धर्म, इतिहास और लोक गाथाओं के इर्द गिर्द बुने जाते रहे। मतलब इस तरीके की मूक फिल्में बनी कि लोग देखने जाते थे तो उनको समझ में आता था कि ये फिल्म के, यानी अभिनय के माध्यम से, मूक अभिनय के माध्यम से हमको ये अभिनेता अभिनेत्री क्या संदेश देना चाहते हैं। 1931 में पहली बोलती फिल्म बनी आला मारा, यानी हमारी पहली 1913 में फिल्म बनी राजा हरिश्चंद्र जो मूक फिल्म थी, और 1931 में पहली बोलती फिल्म बनी आलम आरा। और मूक फिल्म बनाने का श्रेय किसको गया? दादा साहब फाल्के को जाता है। इसके बाद बोलती फिल्मों का दौर शुरू हुआ, यानी फिल्मों में अब डायलॉग्स यानी संवाद बोले जाने लगे जो कि दर्शकों को सुनाई देने लगे। आज़ादी के बाद जहाँ एक तरफ भारतीय सिनेमा ने देश के सामाजिक यथार्थ को गहराई से पकड़कर आवाज़ देने की कोशिश की, वहीं लोकप्रिय सिनेमा ने व्यवसाय का रास्ता भी अपनाया। देखो अब आज़ादी मिल गई और आज़ादी मिलने के बाद एक तरफ भारतीय सिनेमा ने देश के सामाजिक यथार्थ को, हमारे देश की जो सामाजिकता है, समाज से संबंधित फिल्में बनने लगी कि समाज में क्या कुछ हो रहा है, समाज में कुछ अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, कहाँ बुराई हो रही है, कहाँ अनैतिकता फैल रही है, कहाँ नैतिकता बन रही है, कहाँ क्या कुछ हो रहा है। ये सब चीज़ सामाजिक यथार्थ को गहराई से पकड़ा किसने? सिनेमा ने, और उसे सिनेमा के रूप में, फिल्मों के रूप में अभिनय करके जनता को दिखाया। वहीं लोकप्रिय सिनेमा ने अब व्यावसायिकता का रास्ता भी अपनाया, यानी रोजगारोन्मुखी कार्य भी हुआ। सिनेमा ने लोगों को रोजगार देना भी शुरू किया। एक तरफ पृथ्वीराज कपूर, महबूब खान, सोहराब मोदी, गुरदत्त जैसे फिल्मकार थे, तो दूसरी तरफ सत्यजीत रॉय जैसे फिल्मकार। देखो एक तरफ पृथ्वीराज कपूर, महबूब खान, सोहराब मोदी और गुरदत्त जैसे फिल्मकार थे। ये क्या करते थे? बनाते तो ये भी फिल्म अच्छी थे, लेकिन इन्होंने भी ऐतिहासिक फिल्में बनाई, पर ऐतिहासिक फिल्मों में इन्होंने क्या दिखाया? प्रेम प्रसंग दिखाए। जबकि दूसरी तरफ सत्यजीत राय जैसे फिल्मकार थे जिन्होंने समाज की जितनी भी बुराइयां, समाज की व्यवस्थाओं के ऊपर चित्रण किया, यानी समाज की व्यवस्थाओं पर फिल्म बनाए। हमने सत्यजीत राय की फिल्म पढ़ी थी कक्षा 11 में, पथेर पांचाली, जो कि सत्यजीत राय ने बनाई थी। 70 के दशक तक सिनेमा के मूल में प्रेम, फैंटेसी और एक कभी न हारने वाला सुपरनैचुरल हीरो की परिकल्पना रही है। 70 के दशक तक, यानी 1970 तक क्या था? जो सिनेमा का मूल क्या होता था, यानी एक हीरो होगा जो क्या करेगा, वो जो दिखाते हैं पेड़ों के इर्द गिर्द नाचना गाना, हीरो हीरोइन, फंतासी, यानी मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जिनको हम अनुभव केवल देख सकते हैं, यानी वो वास्तविक जीवन में नहीं घटती है। और कभी न हारने वाला एक सुपरनैचुरल हीरो, मतलब ऐसा हीरो की परिकल्पना कर दी गई। इन कहानियों में कुछ ना कुछ संदेश देने की भी कोशिश की गई, लेकिन बहुत ही अव्यवहारिक तरीके से। यानी 70 की दशक की जो फिल्में थी वो क्या थी? वो फंताजी फिल्में थी, प्रेम से भरी हुई फिल्में थी और कभी ना हारने वाले सुपर हीरो की फिल्में थी। उनमें भी संदेश देने की कोशिश की गई, लेकिन उनके दिए गए जो संदेश थे वो बहुत ही अव्यवहारिक तरीके से दिए गए। 70 और 80 के दशक में कुछ फिल्मकारों ने महसूस किया कि सिनेमा जैसे सशक्त संचार माध्यम का इस्तेमाल आम लोगों में चेतना फैलाने और उसे व्यवहारिक जीवन की समस्याओं से जोड़ने और अन्याय के खिलाफ एक कलात्मक अभिव्यक्ति के तौर पर किया जाए। अब 70 के दशक तक इस तरीके की फिल्में बनी, इन फिल्मों में कोई अच्छा संदेश नहीं गया इन फिल्मों से। तो 70 से 80 के दशक के बीच में जो फिल्मकार थे उन्होंने महसूस किया जब हम फिल्में बना करके पब्लिक को दिखा रहे हैं, जनता को दिखा रहे हैं, तो इनके अंदर अव्यवहारिकता फैले, यानी कुछ अच्छे संदेश नहीं जाए। उससे अच्छा ये है कि हम सिनेमा के माध्यम से, सिनेमा क्योंकि सशक्त संचार का माध्यम है, इसका इस्तेमाल आज हम लोगों में चेतना फैलाने,
उसे व्यवहारिक जीवन की समस्याओं से जोड़ने और अन्याय के खिलाफ एक कलात्मक अभिव्यक्ति के तौर पर हम इस तरीके की फिल्में बनाएं कि इस तरीके के संदेश लोगों के मन मस्तिष्क में पहुँचे। यही समानांतर सिनेमा का दौर था और इसी दौरान अंकुर, निशांत, अर्धसत्य जैसी फिल्में बनी। यानी 70 से 80 के दशक में जितनी भी फिल्में बनी वो क्या थी, संदेश से मतलब परिपूर्ण थी और अच्छे संदेश उन्होंने फिल्मों ने दिए, जिनमें जैसे अंकुर थी, निशांत थी और अर्धसत्य थी। हालांकि सत्यजीत रॉय ने 50 के दशक में ही पथेर पांचाली ये फिल्म बनाई थी। पथेर पांचाली बनाकर इसकी शुरुआत कर दी, लेकिन समानांतर सिनेमा ने एक आंदोलन की शक्ल ली और 60 के दशक के आखिरी वर्षों और 70 के दशक में यह आंदोलन 80 के दशक में भी जारी रहा। देखो, हालांकि 70 के दशक की फिल्में हम अच्छी नहीं बता रहे, 70 से 80 के दशक की फिल्में कुछ सही थी, लेकिन कहते हैं सत्यजीत रॉय ने 50 के दशक में ही पथेर पांचाली बना दी थी, जो कि बहुत अच्छी फिल्म थी और इसकी शुरुआत कर दी। लेकिन समानांतर सिनेमा ने एक आंदोलन की शक्ल ली, यानी अब लगातार इसी के जैसी बहुत सारी फिल्में बनने लगी 60 के दशक के आखिरी वर्षों और 70 के दशक में। यानी 60 का तो आखिरी समय था और 70 का जो दशक था, ये आंदोलन 80 के दशक तक भी जारी रहा। आपकी प्रेम प्रसंग से संबंधित फिल्में, फैंटासी फिल्में, सुपर नेचुरल हीरो वाली फिल्में। इस धारा में सत्यजीत राय के अलावा श्याम बेनेगल, मृणाल सेन, ऋत्विक घटक, अदूर गोपाल कृष्णम, MS सत्यू, गोविंद निलानी जैसे फिल्मकार शामिल हुए। यानी 60, 70 और 80 के दशक तक जो प्रेम प्रसंग रूपी फिल्में बनी, उनके साथ साथ सत्यजीत रॉय, श्याम बेनेगल, मृणाल सेन, ऋत्विक घटक और अदूर गोपाल कृष्णन, MS सत्यू, गोविंद निलानी जैसे फिल्मकार थे, जिन्होंने कैसी फिल्में बनाई, कलात्मक फिल्में बनाई। इन फिल्मों के साथ साथ कुछ कलात्मक फिल्में बनी। बच्चों, हम इसको आगे पढ़ेंगे कि इन कलात्मक फिल्मों को फिर B ग्रेड की फिल्मों का नाम दिया गया। लेकिन बाजारवाद और व्यावसायिकता के दबाव में समानांतर या कला फिल्मों का दौर 80 के दशक में ख़त्म होने लगा। यानी 60 के अंत से लेकर और 80 तक जो मतलब कि प्रेम प्रसंग से, फंतासी से, नेचुरल हीरो जैसी फिल्में बन रही थी, उन फिल्मों के साथ साथ कला फिल्में भी चल रही थी, जिनके ये सत्यजीत रॉय जैसे फिल्मकार और लेखक थे। लेकिन क्या हुआ, बाजारवाद और व्यावसायिकता के दबाव में लोगों को वो फिल्में ज़्यादा पसंद आती थी जो मनोरंजन करती थी और जो सामाजिक चेतना बताती थी, कला फिल्में, वो फिल्में कम पसंद आने के कारण क्या हुआ, कला फिल्मों का दौर 80 के दशक में ही समाप्त होने लगा। एक बार फिर लोकप्रिय मुंबईया फिल्म छाने लगी। यानी वही मुंबईया फिल्म जो कि मतलब कि जिसको हम कह सकते हैं जिसमें मनोरंजकता बढ़ी हो, फूहड़पन बढ़ा हो, इस तरीके की फिल्में छाने लगी। दरअसल हिंदी सिनेमा पर शुरू से ही पॉपुलर या लोकप्रिय फिल्मों का दबदबा रहा है। कला फिल्मों को समानांतर इसलिए भी कहा गया क्योंकि वे अपनी अंतर वस्तु में लोकप्रिय फिल्मों के समानांतर चलती थी। देखो, जो मनोरंजक फिल्में हैं उन्हीं के समानांतर ये कला फिल्में चलती थी। यानी इन कला फिल्मों को समानांतर फिल्म इसलिए कहा गया क्योंकि मनोरंजन फिल्मों के साथ साथ चलती थी। यदि मनोरंजक फिल्में बंद हो जाए और केवल कला फिल्में चले तो कला फिल्म बिल्कुल ही बंद हो जाएगी। तो इसलिए क्या हुआ, ये अपनी अंतर वस्तु में लोकप्रिय फिल्मों के समानांतर चलती रहती थी। इसलिए लोकप्रिय कला फिल्मों का जो दौर था वो धीरे धीरे समाप्त होता चला गया। कला फिल्मों के कमजोर पड़ने के साथ एक बार फिर पॉपुलर या लोकप्रिय सिनेमा हावी हो गया और तकनीकी कथाकार पर यह भारी पड़ने लगा। मतलब जितना पॉपुलर या लोकप्रिय सिनेमा होगा उतना तकनीकी कथाकार के ऊपर भारी पड़ेगा। उसमें तरह तरह की टेक्निक घुसानी पड़ेगी और तरह तरीके से उसको शूट किया जाएगा जगह जगह ले जा करके। लेकिन कला फिल्में क्या है, एक स्टूडियो में शूट की जा सकती है। सामाजिक चेतना से संबंधित ये फिल्में होती हैं और ये समाज को कुछ अच्छा संदेश दे करके जाती है। इन्हें B ग्रेड की फिल्में भी कहा गया और व्यवसाय में भी ये अपना ज़्यादा अच्छा व्यवसाय नहीं कर पाती थी। भारतीय सिनेमा में पारिवारिक फिल्मों की भी एक धारा लगातार चलती रही। हल्के फुल्के हास्य और एक आम आदमी के परिवार की खट्टी मीठी कहानी पर बनी इन साफ सुथरी फिल्मों को भी खूब पसंद किया गया। यानी ऐसा नहीं है केवल लोकप्रिय और पॉपुलर फिल्में ही बनी या केवल कला फिल्में ही बनी। इसके अलावा सिनेमा में पारिवारिक फिल्मों की भी एक धारा चली, जिसमें संसार के नाम से एक फिल्म आई थी बच्चों, और उसमें जो अभिनय हुआ था वो एक परिवार के ऊपर अभिनय हुआ था। उसके बाद में संजय लीला भंसाली ने बहुत सारी फिल्में बनाई थी, पारिवारिक फिल्में थी जो। तो ये जो पारिवारिक फिल्में हैं इनमें हल्के फुल्के हास्य और एक आम आदमी के परिवार की खट्टी मीठी कहानी पर इन साफ सुथरी फिल्मों को भी खूब पसंद किया गया। लोकप्रिय और पारिवारिक फिल्मों की पहुंच गांव और शहर के साधारण दर्शकों तक रहती आई है। जो लोकप्रिय फिल्म होती है
पारिवारिक फिल्म होती है उनको कौन देखना पसंद करते हैं? लोग परिवार के साथ देखना पसंद करते हैं, ग्रामीण परिवेश के लोग देखना पसंद करते हैं और शहर के साधारण दर्शक उनको देखना पसंद करते हैं। इस तरह की फिल्मों में दर्शकों को बांधने वाला कथानक, रोजमर्रा की समस्याएं, मधुर संगीत, पारंपरिक नृत्य और संस्कृति के कई आयाम दिखाई देते हैं। जो पारिवारिक फिल्में होती है उसमें क्या होती है, इस तरीके का कथानक होता है कि दर्शक को बांध के रखता है फिल्म के अंत तक। रोजमर्रा की जो समस्याएं होती है, तो हमारे साथ जो समस्याएं घटती है उसको हम फिल्म में देखते हैं तो अपने आप ही स्वयं बांध के देखेंगे कि आगे क्या होने वाला है। मधुर संगीत होता है, पारंपरिक नृत्य और संस्कृति इसमें दिखाई जाती है। इस धारा के फिल्मकारों में मतलब इस तरीके की कौन कौन से फिल्मकार थे? राज कपूर, गुरुदत्त, बिमल राय, ऋषिकेश मुखर्जी, बासु चटर्जी जैसे कई नाम शामिल है जिन्होंने पारिवारिक फिल्में बनाई थी। लेकिन 80 और 90 के दशक में मुंबईया सिनेमा पर व्यावसायिक का नशा इस कदर छाता गया कि फार्मूला फिल्मकारों के लिए मुनाफा कमाने का सबसे बड़ा हथियार बन गई। यानी कि 80 के दशक में जो लोकप्रिय पॉपुलर फिल्म बनी थी उन्हें मुंबईया सिनेमा पर यानी कि पैसा कमाने का फिल्मकारों पर नशा इस तरह छाता गया कि फार्मूला फिल्मकारों के लिए पैसा कमाने के लिए सबसे बड़ा हथियार लोकप्रिय और पॉपुलर फिल्में जिनमें हल्के और घटिया मनोरंजन दिखाए जाते थे, वो फिल्में इनका हथियार बन गई। ऐसी फिल्मों के केंद्र में क्या हुआ करता था? रोमांस क्या दिखाए जाते थे? प्रेम प्रसंग दिखाए जाते थे, हिंसा, मार धाड़, लड़ाई झगड़ा फिल्मों में देखते हो। सेक्स और एक्शन को रखा जाता रहा। कहने के लिए ये हर फिल्म में कोई ना कोई सामाजिक संदेश देने की औपचारिकता निभाई जाती थी, लेकिन इनका मकसद महज पैसा कमाना था। ये जो लोकप्रिय पॉपुलर फिल्म थी इनमें ये चीज़ें रखी जाती थी, रोमांस, हिंसा, सेक्स और एक्शन। ये सब चीज़ लोग देखना पसंद करते हैं। युवा वर्ग खास करके इसको देखना पसंद करता था और इससे पैसा कमाया जाता था। हालांकि इससे भी कोई ना कोई सामाजिक संदेश दिया जाता था, लेकिन वो कोई व्यावहारिक नहीं हुआ करता था और इसका मकसद, इन फिल्मों का मकसद महज पैसा कमाना होता था। ऐसी फिल्मों ने खासकर युवाओं के मन में बहुत ही गलत प्रभाव छोड़ा। लोकप्रिय और पॉपुलर फिल्मों ने, जिन्हें हम मुंबईया फिल्म भी कह सकते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि सिनेमा जनसंचार के एक बेहतरीन और सबसे ताकतवर माध्यमों में से एक है। यानी सिनेमा का जो असर है वो जनता पर बहुत जल्दी से पड़ता है। लोग सिनेमा देखते हैं। आप देखते हो कई फिल्में ऐसी होती है जिनको लोग प्रसारित नहीं होने देना चाहते हैं। कुछ ऐसी होती है जो धर्म से संबंधित होती है, कुछ समाज से संबंधित होती है। उन फिल्मों के ऊपर बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, लड़ाई झगड़े फैल जाते हैं। तो इस तरीके की बातें, इस तरीके भी जो सिनेमा जगत है वो क्या है, जनसंचार का एक बेहतरीन साधन है और सबसे ताकतवर माध्यमों में से एक है। इसके कई और आयाम भी है। ये मनोरंजन के साथ साथ समाज को बदलने का, लोगों में नई सोच विकसित करने का और अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करने से लोगों को सपनों की दुनिया में ले जाने का माध्यम भी है। सिनेमा क्या है? केवल जनसंचार या संदेश देने का माध्यम ही नहीं है। ये इसके कई सारे आयाम है। एक तो मनोरंजन करता है लोगों का, समाज में लोगों को बदलता है। लोग फिल्म देखने के बाद आकर के बताते नहीं, फिल्म में वो सही दिखाया गया था, हमें पता नहीं था, हमारे इतिहास में सब कुछ हुआ। अकबर जोधा जैसी फिल्म बनी, पृथ्वीराज जैसी फिल्म बनी, जितनी भी इतिहास के ऊपर फिल्में बनी, हमने पुस्तकों में क्या पढ़ा और सिनेमा में क्या दिखाया गया, तो लोगों में नई सोच विकसित होती है। इससे अत्याधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से लोगों में सपनों की दुनिया में ले जाने का भी माध्यम है। बाहुबली जैसी फिल्म है वो क्या है, अत्याधुनिक तकनीक से बनी हुई है। तो ऐसी जो फिल्में होती है वह लोगों को सपनों की दुनिया में भी ले जाती है। मौजूदा समय में भारत हर साल लगभग 800 फिल्मों का निर्माण करता है। भारत में हर साल कितनी फिल्मों का निर्माण होता है? 800। और दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म निर्माता देश बन गया है। आज हमारा जो भारत है, हिंदी फिल्में हैं जो विदेशों में भी बहुत पसंद की जाती है। हमारे आज के हिंदी फिल्मों के जितने भी अभिनेता हैं वो केवल हमारे देश में ही नहीं, विदेशों में भी बहुत पॉपुलर है। यहाँ हिंदी के अलावा अन्य क्षेत्रीय भाषा और बोली में भी फिल्में बनती हैं और खूब चलती है। ऐसा नहीं है केवल हिंदी में फिल्में बनती हैं, हमारे दक्षिण भारत में भी तरह तरह की फिल्में बनती हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय भाषा और बोली में भी फिल्में बनती है और खूब चलती है। तो देखो बच्चों, आज हमने जनसंचार के यहाँ 2 और साधन पढ़े। एक, उससे पहले हम समाचार पत्र पत्रिकाएं, रेडियो पढ़ चुके। वो दोनों, एक तो क्या था, हम केवल जिसको पढ़ सकते हैं वो साधन था, दूसरा हमारा श्रव्य साधन था। आज हमने दोनों दृश्य और श्रव्य साधनों के बारे में पढ़े। ये हमारे जनसंचार के साधन थे और आगे का भाग हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक आप इसे पढ़िए, इनके सन याद रखिए कि कौन सी फिल्म कब बनी या कौन सा टीवी चैनल कब शुरू हुआ। ये सारे सन और जो दिनांक है उनको याद करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।